ये आरोप है कि देश में जो पहला लॉकडाउन है वो 4 दिन देर से अनाउंस हुआ था, इसलिए ताकि आपको समय मिल जाए मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का। और जब वो सरकार गिर रही थी तो सोशल डिस्टेंसिंग का बीजेपी के सेलिब्रेशन में कहीं भी नामो निशान नहीं था। भीड़ सी उमड़ आई थी आपके आसपास बीजेपी एमएलएस की और आपके सपोर्टर्स की, और ये समय था जब कोरोना अपना सर उठा चुका था देश में। इन आरोपों के बारे में आप क्या कहेंगे? पहली चीज तो मैं कहूं कि देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने तरह के अद्भुत नेता, और ऐसे नेता सदियों में एक आध बार पैदा होते हैं। उनके दिल में जिद, जुनून और जज्बा है अपने देश को बनाने का, अपनी जनता के कल्याण का। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए कोई ये कल्पना कर सकता है क्या कि कोई सरकार बनाने के लिए, गिराने के लिए लॉकडाउन की तिथि बढ़ा दी जाए? कोई सपने में भी ये नहीं सोच सकता, क्योंकि मोदी जी अगर सोचते हैं तो केवल देश के बारे में सोचते हैं, देश की जनता के बारे में सोचते हैं। और जब जनता कर्फ्यू उन्होंने अनाउंस किया, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय से कोई भी कार्यक्रम का आयोजन कहीं नहीं किया। ये जो आप बता रहे हैं सरकार गिरने की बात, ये सरकार गिरने के पहले ही एक बार जब हम लोग कार्यालय में इकट्ठा हुए थे, उस कार्यक्रम में जरूर लोग उत्साह से आए थे, भीड़ आई थी, एमएलए भी थे, कार्यकर्ता भी थे, लेकिन उसी समय कह दिया गया था कि अब भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। उसके बाद भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। यहां तक कि शपथ ग्रहण में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया गया। केवल चुने हुए कुछ लोग ही बुलाए गए, और वो भी 2 गज की दूरी बना के बैठे हुए थे। और इसलिए ये बात गलत है कि कोई सरकार हो। सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराई। सरकार अगर गिरी तो कांग्रेस की सरकार, जो कांग्रेस में उनके साथी थे, उनने गिराई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनका अपना व्यक्तित्व है और जिनका अपना प्रभाव और असर है, उनको अपमानित किया गया, धोखा दिया गया। और केवल अपमानित करने का सवाल नहीं है, पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। चारों तरफ त्राही त्राही मची थी। जो वचन दिए थे पूरे नहीं किए जा रहे थे, और अगर पूरे करने की बात अगर ज्योतिरादित्य जी ने कही तो उनसे कह दिया कि ठीक है, निपट लेंगे। अब गिराने के लिए दोषी अगर कोई है तो कांग्रेस है। अब मैं नहीं कहता, कमलनाथ जी ने यह कहा कि वो तो दिग्विजय सिंह जी ने धोखे में रखा, इसलिए सरकार गिर गई। तो गिरने के कारण तो उनसे पूछना चाहिए। अब सरकार गिर गई तो भारतीय जनता पार्टी को बनानी थी, इसलिए हमने सरकार बनाई। लेकिन शिवराज जी, जब देश भर में कोरोना का प्रकोप था, उस वक्त बीजेपी लगी हुई थी कि विधायक जो हैं कांग्रेस के, वो तोड़ के किसी और सिटी में ले जाएं। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके लिए हुक्म थे, और आपका और उनका सीधा आमना सामना था चुनाव में 2018 के, अब सबसे घनिष्ठ मित्र बन गए हैं। क्या राजनीति में याददाश्त बहुत कम हुआ करती है कि लोग कौन दुश्मन है कौन दोस्त है वो भूल जाता है? सिर्फ नंबरों के आंकड़ों पर सारा आपका फ्यूचर प्लान और दोस्तियां टिकी हुई हैं, क्योंकि ये सत्ता का खेल है, इसमें कोरोना भी शायद बीच में नहीं आ सकता। देखिए, हमको अगर कोई खेल खेलना होता तो ये सरकार कांग्रेस की बनती ही नहीं। आप जानते हैं कि 11 दिसंबर को रात को, 11 दिसंबर नहीं 12 दिसंबर हो गया था, रात को सवेरे सवेरे 2 बजे चुनाव परिणाम आए। हमारी 109 सीट थी, कांग्रेस की 114 सीट थी। बहुमत कांग्रेस के पास भी नहीं था। इंडिपेंडेंट और बाकी लोग हमारे साथ भी आने को तैयार थे, लेकिन तब हमने फैसला किया कि चूंकि नंबर के वोट हमें ज्यादा मिले थे, मैं फिर कहना चाहूंगा, लेकिन केवल एमएलएज के नंबर में हम थोड़े से पीछे थे, बहुमत उनका भी नहीं था। हम चाहते तो उसी दिन सरकार बना सकते थे, क्योंकि बाकी लोग हमारे साथ आने को भी तैयार थे। लेकिन हमने ये तय किया कि बड़ी पार्टी जो है, सिंगल लार्जेस्ट, पहले उसको मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस को मौका दिया। अब वो सरकार नहीं चला पाए, वो अपने साथियों को एक नहीं रख पाए, उनने प्रदेश को तबाही के गर्त में धकेल दिया। चारों तरफ प्रदेश में हाहाकार मच गया, और कांग्रेस के मित्रों ने अगर सरकार गिरा दी तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष क्या? और एमएलए कोई बच्चे नहीं होते कि कोई पकड़ के ले जाएगा, कोई सोच समझ के जाएगा तभी तो जाएगा। उनने फैसला किया प्रदेश के हित में, प्रदेश की जनता के हित में, और इसलिए
जब उन्होंने फैसला किया कि हम इस सरकार के साथ नहीं रहना और सरकार गिरी, अब 22 एमएलए का इस्तीफा देना अपने आप में साधारण घटना नहीं है। ये वैसा दल बदल नहीं है कि इधर भी गए तो एमएलए रहेंगे। ये तो कैरियर को दांव पे लगा के इस सरकार को गिराने का फैसला उन्होंने इसलिए किया कि यह सरकार प्रदेश के हित में नहीं थी। जहां तक ज्योतिरादित्य जी का सवाल है, मेरे व्यक्तिगत मतभेद कभी उनसे नहीं रहे, हमेशा हमारी मित्रता रही है, हमेशा हमारा साथ रहा है। राजनीतिक मतभेद थे वो अपने स्थान पे थे, राजनीतिक रूप से जब वो कांग्रेस में थे हम एक दूसरे की आलोचना करते थे, लेकिन व्यक्तिगत विद्वेष का कभी प्रश्न नहीं रहा। वो सदैव से एक लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के रहे। शिवराज सिंह चौहान जी, अगर आपका कोई उनके साथ व्यक्तिगत मतभेद नहीं था तब तो आप डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ भी नहीं होंगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया सिवाय डायनेस्टी के और तो कुछ रिप्रेजेंट करते नहीं है। ये आप ही की पार्टी का कहना था कि ये महाराज हैं और एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए हम इनके साथ अपोज्ड हैं, हम इनकी आलोचना करते हैं। तो ये सब मुद्दे जो हैं, अगर वो बीजेपी में आ जाते हैं तो लोगों का कहना है कि ये गंगाजल बीजेपी का इतना साफ है कि सारे पाप धुल जाते हैं। नहीं, पाप तो किए नहीं, पाप कौन सा किया जो धुलेगा। कांग्रेस में थे, हम आलोचना करते थे, नीतियों की करते थे, कामों की करते थे। और जब कांग्रेस में वो नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी में वो सम्मिलित हुए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया और उनके प्रभाव का लाभ भी हम उठाएंगे। वो बड़ी प्यारी शख्सियत है, बहुत अच्छे राजनेता हैं। राजमाता सिंधिया जी भारतीय जनसंघ को पुष्पित और पल्लवित करने वाली नेता थी। भारतीय जनसंघ को विशेषकर मध्य प्रदेश और देश में भी स्थापित करने में स्वर्गीय राजमाता जी का बहुत बड़ा योगदान था और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, कांग्रेस में थे, हम नीतियों का विरोध करते थे, वो चुनाव लड़ते थे, हम विरोध करते थे। पार्टी और विचारधारा का अंतर हमारे बीच में था, वो मतभेद थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को उन्होंने स्वीकार किया है। अब हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम ऐसा काम करेंगे कि प्रदेश में विकास का और जन कल्याण का एक नया इतिहास रचेंगे। मिलकर साथ काम कर रहे हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथ हैं। जो एमएलए थे उन्होंने भी इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। अब एक राह के राही हैं, हम प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। तो ये सब खूबियां तो उनमें पहले भी थे, प्रभावशाली नेता थे, वो सरकार में रह चुके थे, उनको यंग टर्क कहा जाता था कांग्रेस में। पर बहरहाल अगर अब वो बीजेपी में आ गए हैं और आपको उनमें कोई खामी नजर नहीं आती, तो ये बीजेपी का अपना नजरिया है। मैं बात वापस लाने हो रही थी, आपने कहा डिस्टेंसिंग को माइंड में रखा गया था, लेकिन उस वक्त भी हमने देखा किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, किसी ने ग्लव नहीं पहना हुआ था। तो बात यह है कि जब सत्ता जरूरी होती है तो जो सरकार लोगों को समझाना चाहती है वो कुछ देर के लिए खुद क्यों भूल जाती है कि क्या नियमों का पालन होना चाहिए। अरे हम लोग खुद भी मास्क पहन के गए थे और केवल शपथ लेते समय मास्क लगा के शपथ नहीं ली जा सकती थी, लेकिन दूरी इतनी थी शपथ दिलाने वाले महामहिम राज्यपाल महोदय के बीच, हमारे बीच, और सामने जो हमारे साथ शपथ ग्रहण में बहुत सीमित संख्या में जो लोग आए थे उनके बीच, तो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी उसको पूरी तरह से मेंटेन किया गया था। शिवराज जी, मैं आपसे पूछूंगी कि इस वक्त देश भर में मध्य प्रदेश का नंबर आता है चौथा, जिसमें कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। 2700 केसेस थे पॉजिटिव, इस वक्त एक्टिव 2000 केसेस हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे बड़े चिंता का जो विषय है वो है डेथ रेट। जो मॉर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है मध्य प्रदेश की, वो देश की एवरेज से हाई है। देश में 3.27 का अगर डेथ रेट है तो मध्य प्रदेश में ये 5.4% का डेथ रेट है। इसके कारण क्या है? इसमें क्या हेल्थ की जो व्यवस्थाएं हैं इसकी प्रॉब्लम है, इशू क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि कोरोना फैलता रहा, समय पे चिंता नहीं की गई। इंदौर में सारी बस्तियों में
अलग तरह की बस्तियां हैं, उन बस्तियों में कोरोना फैलता रहा, लेकिन तत्कालीन सरकार वहां आईफा के आयोजन में व्यस्त रही। बुरी तरह से कोरोना फैल गया था और कई डेथ्स ऐसी हुई कि अस्पताल में भर्ती हुए थोड़ी देर के बाद मृत्यु हो गई। अधिकांश डेथ्स ऐसी हुई उस समय कि भर्ती होने के 3 दिन के अंदर मृत्यु हो गई। कोरोना ऐसी महामारी है कि समय पर अगर सर्दी, बुखार, जुकाम के लक्षण है और टेस्ट करा लिया जाए और अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो पेशेंट्स ठीक भी होते हैं। अब आज आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं मध्य प्रदेश में, उनसे ज़्यादा संख्या उनकी है जो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। प्रारंभ में देरी हुई, कोई सिस्टम नहीं था, कोविड का डेडिकेटेड कोई अस्पताल नहीं था, हमारे पास टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लैब थी मध्य प्रदेश में कार्यरत जिसमें केवल 60 टेस्ट होते थे। आज 14 लैब हमने बनाई है जिसमें लगभग 2600 टेस्ट अब हम अकेले मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। हमको मध्य प्रदेश के सैंपल भेजने पड़े टेस्ट के लिए प्रदेश के बाहर की लैब में, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स नहीं थे, कोई सिस्टम नहीं था, पीपीई किट नहीं थे, टेस्टिंग किट नहीं थे, मास्क की व्यवस्था नहीं थी, दवाइयों की व्यवस्था नहीं थी। प्रारंभिक दिनों में ये सारी व्यवस्थाएं हमने बनाने में जी जान एक किया। एक और इसका पक्ष है कि जो मृत्यु हुई, अगर उनका विश्लेषण करें तो अकेले कोरोना के कारण नहीं हुई। कोरोना के साथ जिनको और बीमारियां थी, कैंसर पेशेंट एडमिट थे एम्स भोपाल में, उनकी डेथ हुई, साथ में कोरोना पॉजिटिव भी आ गया। ऐसी बड़ी संख्या है जिनको कोरोना के अलावा और कोई ना कोई गंभीर बीमारी थी। हमने डेथ रेट पर भी खूब विश्लेषण किया और क्या व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है उसका इंतजाम किया, और अब आप देखेंगे डेथ रेट भी मध्य प्रदेश का घट रहा है। शिवराज जी, इंदौर को कई साल क्लीनेस्ट सिटी कहा गया। ये क्लीनेस्ट सिटी और कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप एक ही सिटी में होना, क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? ये केवल लापरवाही थी। जब कोरोना फैल रहा था, सरकार सो रही थी, कोई मेडिकल चेकअप नहीं हुआ, कोई टेस्ट की व्यवस्था नहीं हुई, स्क्रीनिंग नहीं हुई, सर्वे नहीं हुआ, अवेयरनेस पैदा नहीं की गई, कई तरह की गलतफहमियां थी। उसके कारण जब उन बस्तियों में हमारे डॉक्टर्स की टीम गई तो उस टीम का भी विरोध हुआ, यहां तक कि पथराव तक किया गया। और उसी समय जमाती जो तबलीगी जमात के लोग थे वो बड़ी संख्या में आए। अगर आप देखेंगे बड़ी संख्या में अगर फैला तो इंदौर की उन बस्तियों में फैला, और उसके बाद जो तबलीगी जमात के 57 जमाती तो निकले विदेश से, जो विदेश से आए हुए थे, 107 और निकले। उनमें से कई कोरोना पॉजिटिव थे, वो जहां गए वहां लोगों को पॉजिटिव करते चले गए। इंदौर के आगे अगर आप देखेंगे तो खंडवा, खरगोन, अभी बुरहानपुर में या सेंधवा में एक ही तरह के इन घटनाओं के कारण कोरोना फैला उस समय। और भोपाल में भी अगर देखेंगे तो भोपाल के आसपास भी, चाहे वो रायसेन हो, विदिशा हो, गंजवासौदा हो, लटेरी हो, सिरोंज हो, प्रमुख कारण एक ही रहा, उस समय फैलता रहा। और इंदौर की भी मैंने बताया कि उन बस्तियों में बुरी तरह से फैल गया था। कई लोगों की तो मेरे मुख्यमंत्री बनने के पहले ही डेथ हुई, और डेथ होने के बाद दफनाने का काम, अंतिम संस्कार का काम कर दिया गया। उस परिस्थिति की गंभीरता को समझा ही नहीं गया। जब हमने समझी, हमने व्यापक पैमाने पर पूरे इंदौर शहर का सर्वे किया। मैं बताना चाहता हूं आपको कि कंटेनमेंट एरिया में जो हमारे इंदौर में 6 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, अब सबका हमने सर्वे पूरा कर लिया, स्क्रीनिंग कर ली, व्यापक पैमाने पर सैंपल लिए, क्वारंटाइन में लोगों को रखा। फिर केवल अस्पताल में नहीं, कोविड केयर सेंटर हमने अलग बनाए, उन सेंटर्स में रखा, और अब धीरे धीरे इंदौर की स्थिति नियंत्रित है। आप देख रहे होंगे लगातार 3 दिन से इंदौर में पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या काफी घटी है। आज भोपाल में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट भोपाल में नहीं आया। इतनी महामारी फैल गई, इतनी स्थिति खराब हो गई। लेकिन शिवराज जी, कहा जाता है कि
आपने किसी वक्त भी ये जरूरी नहीं समझा कि आपको अपने मिनिस्टर्स अंदर लाने चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जो इसे साइंटिफिक तरीके से हैंडल करे? बहुत सी देर लगी और लोगों का कहना है इसके भी कारण जो है वो राजनीतिक थे, क्योंकि आप में और ज्योतिरादित्य सिंधिया में ये फैसला ही नहीं हो पा रहा था कि किसके आदमी कौन से हैं जो कैबिनेट में शामिल होंगे। इस वजह से आप अकेले जूझते रहे और एक प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी रही। शिवराज जी, लोगों की जानों का सवाल था, क्या आप इन आरोपों को सही मानते हैं? एक तो मैं सबसे पहले ये बात कह दूं कि स्थिति कहीं भयावह नहीं है, पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है। मैंने पहले ही बताया, पॉजिटिव केस घट रहे हैं, स्वस्थ होकर जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसलिए आज कोई भयावह स्थिति नहीं बची है। जहां तक मंत्रिमंडल का सवाल है, पार्टी ने कॉशस डिसीजन किया था कि फिलहाल कोरोना से लड़ा जाए और मैं अकेला नहीं, 7.5 करोड़ जनता, मध्य प्रदेश की समाज के हर वर्ग के लोग, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे अफसरों की टीम, सारे धर्मगुरु, सब लोग मिलकर हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाए, अलग अलग हमने कमेटियां बनाई, अलग अलग हमने टीम बनाई, तो व्यवस्था पूरी खड़ी की गई और पूरा मध्य प्रदेश साथ मिलकर लड़ रहा है, कोई अकेला नहीं लड़ रहा। और उसके बाद फिर हमने मंत्रिमंडल का गठन किया, छोटा किया, लेकिन कोविड की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो जरूरी विभाग थे उनके मंत्री हमने बनाए और जल्दी अब हमारा पूरा मंत्रिमंडल बनेगा। किसी मतभेद का शिवराज जी, कांग्रेस का ऑपोजिशन का निशाना है बीजेपी पर कि माइग्रेंट इशू, जितने माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं, इन सब इश्यूज पर जो है बहुत देर से रिएक्शन हुआ है। माइग्रेंट इशू के लिए कल ट्रेनें रिलीज की गई, कल ट्रेनों की अग्रीमेंट मिली। क्या ये देर विलंब जो हुआ है ये इन गरीब लोगों के लिए बहुत भारी नहीं पड़ेगा? आपके अपने राज्य ने कितनी ट्रेनों की मांग की है कि सेंटर आपको प्रोवाइड करे ताकि ये जो गरीब राज्य में माइग्रेंट लेबरर्स हैं इनकी समस्या को सॉल्व किया जाए, इन्हें घर तक पहुंचाया जाए? कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं था। कांग्रेस तो कोरोना के पंजे में मध्य प्रदेश को छोड़ के गई। मध्य प्रदेश में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने गरीबों की मदद कितनी की है। ये मध्य प्रदेश था जिसने पहले 3 महीने का राशन दिया, सब गरीबों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उनको भी प्रदान किया। 2 महीने का अब फिर हमने दिया। हम दाल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, बाकी सब चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। गरीब मजदूरों के खाते में हमने पहले 1000 रुपया, बाद में फिर 1000 रुपया डाले। जो मजदूर हमारे बाहर फंसे थे उनके खाते में हमने पैसा डालने का काम किया। हमने संबल योजना फिर से चालू की, जो मध्य प्रदेश की गरीब जनता की जिंदगी में एक नया प्रकाश और उजाला थी, जिसको कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हमने किसानों को 0% ब्याज पर कर्जा दिया। लेकिन शिवराज जी, जहां फसल बीमा योजना का बीजेपी राज्यों की एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा आला दर्जे पर रहती है, मैं आज चाहूंगी कि आप मध्य प्रदेश की तुलना किसी कांग्रेस के राज्य से ना करके आप केरल से क्यों नहीं करते? केरल ने जिस तरह से कंट्रोल पाया है पूरे कोरोना के इशू पर, आइसोलेशन वार्ड्स हैं, उन्होंने ट्रेसिंग की है सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की और स्थिति को बिल्कुल नियंत्रण में ले लिया है कि आज वो मोस्ट इफेक्टेड से एकदम नीचे आ गए हैं और वर्चुअली काफी स्टेट जो है वो ग्रीन जोन्स में है। मैं पहले मेरी बात आप पूरी करने दीजिए मुझे। हमने जो किया है, कांग्रेस की सरकार ने किसानों के फसल बीमा योजना का जो अपना हिस्सा था राज्यांश वो जमा नहीं किया था। 2200 करोड़ रुपया जमा करके 2990 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाए। जितने भी हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो गरीब भाई और बहन थे उनके खातों में 580 करोड़ रुपया पहुंचाने का हमने काम किया है। आप मजदूर लाने की बात करते हैं कांग्रेस के मित्र, मध्य प्रदेश में तो 40,000 मजदूर हम वापस ला चुके बसों के माध्यम से। जो आसपास हमारे राज्य थे, गुजरात से, राजस्थान से, कुछ इलाके महाराष्ट्र के, वहां हम बसों से लोगों को लेके आ चुके। ट्रेनों का भी हमने प्लान बना के केंद्र सरकार के पास भेजा है। पहली ट्रेन आज आ चुकी है,
मध्य प्रदेश के मजदूरों को लेके, और मध्य प्रदेश के जो मजदूर बाहर थे उनकी भी चिंता की, अकेले उनकी चिंता नहीं की। जो दूसरे प्रदेशों के मजदूर मध्य प्रदेश में रह रहे थे उनके खाते में भी हमने पैसे डाले। पूरा एक्शन प्लान हमने ऐसा बनाया कि गरीबों को कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो। और जहां तक कोविड का सवाल है, हमारे पास आइसोलेशन बेड वार्ड हैं, हमारे पास आईसीयू वार्ड है, हमारे अस्पतालों में पर्याप्त स्थान और जगह है जहां बेहतर से बेहतर इलाज देने की हम व्यवस्था कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ कारण ऐसे बन गए जिसमें मैंने बताया तबलीगी जमात के लोग आ गए, अलग अलग जगह फैल गए, उनमें से पॉजिटिव निकले, और एक पॉजिटिव निकलता है तो वो कई अनेकों को पॉजिटिव कर देता है, और उस कारण कोरोना हमारे यहाँ फैला, पहले ही फैल चुका था मैंने बताया, और अब वो भी कंट्रोल हो रहा है, और उसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं काम में। जी शिवराज जी, सवाल मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि 24 मार्च को जब पहला लॉकडाउन हुआ तब 7 केसेस थे मध्य प्रदेश में, आज हम 2700 की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल हम पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Viewers, I have a point of view, and I'm not afraid to look you in the eye when I express it. This is because I know that it's based on an honest, hard fact. A hard fact is uncompromised, just like me. On India Upfront, get the power of the hard facts. Remember, every good argument is based on hard facts. It's just as simple as that. A balanced opinion is a rare thing because a balanced opinion is often held hostage to agendas. To cut through the clamour, I go to where the story is. A detailed, balanced, truth. Watch News Hour Agenda with me, Padmaja Joshi, weeknights at 10. Democracy is often engulfed by conflicting opinions because it's all about the facts on the table and the perspective one takes. But when I ask the legitimate question, I create a space for all sides of an argument to be heard, so that you, the viewer, can be the ultimate judge of the truth. Watch the News Hour with me, Navika Kumar, every weeknight at 9 p.m. She asks tough questions like no other journalist because she understands India's power corridors like no other journalist. CAA, ये पहल करके आप हिंदुओं को इस देश का सिटीजन बना दोगे और फिर NRC ले आओगे और मुसलमानों को बाहर ले जाओगे, ये फियर। Let's talk legally. You're the law minister. अभी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, कल आप बन सकती है कि नहीं? नहीं तो कल जब बनेंगे तब रूल अप्लाई होगा क्या? आज से आप अप्लाई करेंगे? आप तो बन चुके हैं। She takes on the masters of Indian politics like no one else can because she speaks for you the way no one else can. Reaching the $5 trillion target. Where is the roadmap for that? This is a vision document. Can I have your view on the fact whether Jai Shri Ram is more important or providing jobs and a living to people in India more important? No holds barred interviews across the political spectrum because your voice must be heard, your questions answered above all else. Frankly speaking with Navika Kumar. The voices that matter. Great news on India Upfront. ऐसे बहुत सारी सोशल वर्कर्स हैं जिन्हें अपनी सोसाइटीज में, मोहल्ले में और सरेआम हिंसा और आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मेरा आप सब से ये निवेदन है कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस के खिलाफ ऐसी किसी भी हरकत को आप अपने स्तर पर रोकें। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उन लोगों की सुरक्षा के लिए आवाज तो उठा सकते हैं इंसानियत के नाते।
जो अपनी जान दांव पर लगाकर हमें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। A balanced opinion is a rare thing because a balanced opinion is often held hostage to agendas. To cut through the clamour, I go to where the story is. A detailed, balanced, truth. Watch News Hour Agenda with me, Padmaja Joshi, weeknights at 10. Viewers, I have a point of view, and I'm not afraid to look you in the eye when I express it. This is because I know that it's based on an honest, hard fact. A hard fact is uncompromised, just like me. On India Upfront, get the power of the hard facts. Remember, every good argument is based on hard facts. It's just as simple as that. Democracy is often engulfed by conflicting opinions because it's all about the facts on the table and the perspective one takes. But when I ask the legitimate question, I create a space for all sides of an argument to be heard, so that you, the viewer, can be the ultimate judge of the truth. Watch the News Hour with me, Nabika Kumar, every weeknight at 9 p.m. She asks tough questions like no other journalist because she understands India's power corridors like no other journalist. CAA, ये पहल करके आप हिंदुओं को इस देश का सिटीजन बना दोगे और फिर NRC ले आओगे और मुसलमानों को बाहर ले जाओगे, ये फियर। Let's talk legally. You're the law minister. Are we public authority? आज आप नहीं है, कल आप बन सकती है कि नहीं? नहीं तो कल जब बनेंगे तब रूल अप्लाई होगा क्या? आज से आप अप्लाई करेंगे? आप तो बन चुके हैं। She takes on the masters of Indian politics like no one else can because she speaks for you the way no one else can. Reaching the $5 trillion target. Where is the roadmap for that? This is Today,